हेलो। देखिए, ये जो क्लास अभी चली, ये डेली 2 घंटे की क्लास होती है। इसके लिए आपको द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करना होगा और उसी ऐप पे ये क्लास डेली चलती है। और ये क्लास जो है मात्र मिनिमम फी पे रखा गया है, जिसमें मात्र आपको 50 रुपीज, कितना, मात्र आपको 50 रुपीज जो है ओनली पे करना पड़ेगा। और जो ग्रुप डी है, जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए स्पेशल है। ये कोर्स आपका 35 से 40 दिन तक चलेगी और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे करंट से रिलेटेड, सारा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी कराई जाती है इससे। और इसको आप लगभग 3 बार, एक वीडियो को 3 बार आप देख सकते हैं। पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप द प्लेटफॉर्म ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पे इस क्लास को परचेज करके आप अपने तैयारी में धार दे सकते हैं। कल जो जो क्लास लिए सब सब याद है? रिवीजन कर लेते हैं 10 मिनट। ठीक। अच्छा, ये बताइए, आईएसए का जो स्थापना हुआ था, आईएसए का स्थापना, ये कौन से दो देश थे जो कि मिलके बनाया था? भारत और फ्रांस। कब? 2015 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ था? गुरुग्राम में। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आईएसए का 101वां सदस्य कौन है? अमेरिका। और नया सदस्य अगर पूछे तो हंगरी। हंगरी इसका नया सदस्य था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर पूछे कि फिशिंग कैट का जो अभी जनगणना हुई थी, वो कौन से झील पे हुई थी? चिल्का झील पे। कितने कितने फिशिंग कैट की जनगणना हुई थी? 176। 176। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि महालवारी व्यवस्था कौन लगाया था? लॉर्ड मैकेंजी। कौन लगाया था? लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा जो है महालवारी व्यवस्था लगाई गई थी। लॉर्ड मैकेंजी। अच्छा, ये बताइए कि लोनार झील की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ज्वालामुखी से। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। अगर आपसे पूछे ये लैगून झील, भारत में सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है? चिल्का झील। चिल्का झील है। ठीक है, जो कि खारे पानी की झील है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा झील कौन सा है? बैकाल झील। कहाँ पे पड़ता है? रूस में पड़ता है। और मीठे पानी की झील अगर पूछे तो सुपीरियर झील। कहाँ पे है? कनाडा और अमेरिका दोनों में उसका पड़ता है। ठीक है, उधर इसका हुआ लाइव। आवाज जा रही है? ठीक। अच्छा, ये बताइए कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज का पहला अस्थाई कारखाना कहाँ पे बना था? अस्थाई कारखाना कहाँ पे? सूरत में। सूरत में जब पहले बना था कारखाना तो अस्थाई था। अस्थाई कब बना था? 1608 ईस्वी में। इसको अस्थाई कब किया गया? 1612। देखिए एक बात, 1600 कहीं 12 देगा, कहीं 1613 भी दे देता है। ठीक है, ये ओवरलैप करता है डेट, इसीलिए इसमें कंफ्यूज। बस इतना ही पूछेगा कि अस्थाई कब, तो 12 देगा तो 13 नहीं देगा, 13 अगर देगा तो 12। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो और क्या कल बता। हाँ, क्वाड में टोटल कितने सदस्य हैं? 4। अच्छा, अभी हाल ही में जो क्वाड सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? जापान में। जापान भी दे सकता है, टोक्यो भी दे सकता है। ठीक है, ये उसके बाद उसमें टोटल 4, कौन कौन है 4 में? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। ठीक है, ये चलिए अब हो गया लगभग आप लोग को याद। देखिए, आज जो है रामसर साइट, पहले रामसर साइट अभी जस्ट अपडेट हुआ है कुछ दिन पहले, क्योंकि पहले रामसर साइट में कितने थे? 49 थे, अब 54 हो गया है।
तो रामसर साइट से नया जो जुड़ा हुआ है उसको पूछ सकता है कि ये रामसर, जैसे कि यहाँ पे और भी बहुत खिजड़िया जो है रामसर साइट कहाँ पे है, ये सारा आपसे पूछेगा। और अगर स्टैटिक में इससे पूछे कि स्टैटिक में क्या क्या पूछने की संभावना है, तो रामसर जो है एक जगह का नाम है जो ईरान में है। ये बात ध्यान रखिएगा कि रामसर एक जगह का नाम है जो कि ईरान में है। और यह भी क्वेश्चन देखिए, वेटलैंड, इस आर्द्र भूमि को वेटलैंड बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन से पूछा था कि वेटलैंड किससे रिलेटेड है, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेके। ठीक है, आर्द्र भूमि किसको बोलते हैं, जो दलदली इलाका होता है, ना ज्यादा सूखा हो ना ज्यादा गीला हो, जैसे कीचड़ टाइप का होता है ना, उस टाइप को वेटलैंड बोला जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, वेटलैंड को इसलिए संरक्षण में लाया जाता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे जीव जंतु आके प्रजनन करते हैं। ठीक है, वेटलैंड इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए यहाँ पे विश्व आर्द्र भूमि दिवस अगर पूछे तो 2 फरवरी में। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 ईस्वी में रामसर में, ईरान में है ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि रामसर कहाँ पे है, तो ईरान में है। 2 फरवरी, जब बहुत सारे आर्द्र भूमि ऐसे थे जिसको संरक्षण को लेके एक बार बात की गई थी, उसी पे बहुत सारे देश एक मंच पे आए और उन्होंने एक मीटिंग बनाई। और मीटिंग में ऐसा बोला गया कि हम लोग एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में देखते हैं कि जितने भी विश्व के आर्द्र भूमि हो उसको संरक्षित कैसे किया जाए। क्योंकि अगर आर्द्र भूमि संरक्षित नहीं रहेगी तो जो भी वहां पे जीव जंतु रिप्रोडक्शन करते हैं उसको बहुत हानि होती है। और अगर इसका संरक्षण नहीं किया जाए तो आने वाले फ्यूचर में जो जीव जंतु यहाँ पर रिप्रोडक्शन करते हैं वो लुप्त प्राय जीव में घोषित हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्र भूमि सम्मेलन अपनाने की तरीका को चिन्हित करता है। ठीक है, देखिए रामसर साइट जो है किसको बोलते हैं, अगर ये भी पूछा कि रामसर साइट किससे रिलेटेड है, तो क्या होना, आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेके। ठीक है, क्या है, आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेके राम साइट कहा जाता है। रामसर कुछ है नहीं, रामसर एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पड़ता है, ईरान में पड़ता है। तो आर्द्र भूमि को संरक्षण को लेके रामसर में एक मीटिंग हुई थी, इसीलिए इसको रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है कि रामसर साइट क्या है। देखिए जैसे कि प्लासी का युद्ध कहाँ पे हुआ था, प्लासी में, तो इसको विख्यात क्या है, प्लासी के युद्ध से। पानीपत का तीनों युद्ध पानीपत में जैसे हुआ तो उसको पानीपत के युद्ध से जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे हंटर जो थे, हंटर कमीशन लाया गया तो उन्हीं के नाम से लाया गया तो हंटर कमीशन हो गया। उसी तरह से रामसर में ये मीटिंग हुई थी, इसीलिए इसको रामसर साइट बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन आपको एक पूछेगा कि रामसर साइट किससे रिलेटेड, तो आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और ये क्या है, तो ये 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक मीटिंग हुई थी। आगे देखते हैं कि अब देखिए इसमें यह भी पूछेगा कि भारत इसका सदस्य कब बना है, तो 1982 ईस्वी में। ठीक है, जब मीटिंग हुई थी तो उस टाइम उस मीटिंग में भारत शामिल नहीं था, लेकिन बाद में 1982 ईस्वी में इसमें हस्ताक्षर भारत के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि भारत रामसर साइट में कब शामिल हुआ, तो 1982 ईस्वी में। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। वेटलैंड दिवस अगर पूछे तो 2 फरवरी को कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी के दिन ही रामसर में क्या हुआ था, मीटिंग हुई थी आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेके। ठीक है, अब जैसे कि स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योंकि WHO का स्थापना ही 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। ठीक है, इसलिए दिवस को भी हम मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसीलिए 2 फरवरी को रामसर साइट के संरक्षण को लेकर काम किया गया था, इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं।
अब देखिए यहाँ पे है कि आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। सबसे पहले ये समझे कि अंतरराष्ट्रीय किसको बोलते हैं। मान लिया जाए अगर रामसर में बहुत सारे देश हैं जिसकी इसकी सदस्यता ली है, तो सारे देश के जो सरकार हैं वो अपने आंतरिक मामले में काम करते हैं, इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय बोला जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय का मतलब यही हुआ जैसे कि मतलब 10 देश है, वो 10 देश के जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं अपने अपने सारे आंतरिक मामले को एक मीटिंग में रखते हैं, मतलब एक मंच पे लेके आते हैं, इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय बोला जाता है। ठीक है, सभी अपने अपने देश आंतरिक राष्ट्रीय काम को, अपने देश के राष्ट्रीय काम को एक जगह पे लाते हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हो गया। अब देखिए अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछे कि रामसर साइट की मीटिंग तो 2 फरवरी 1971 में हो गया, बट इसको लागू कब से मीटिंग होती है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो अगर इंप्लीमेंट को लेके अगर क्वेश्चंस पूछे कि इसको लागू कब किया गया था, तो देख लीजिए 1975 ईस्वी में। तो आपको ये सारे डेट याद रखना पड़ेगा। क्या है ना, क्रोनोलॉजी बनाने के लिए डेट थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि 1971 में ये मीटिंग हुई थी, 1975 में इंप्लीमेंट हुआ, और भारत जो है 1 फरवरी 1982 ईस्वी में इस कन्वेंशन में हस्ताक्षर किया था। देखिए वेटलैंड्स एक पक्ष ही है, ये रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये पता ही है। नेक्स्ट हो गया, इतना समझ गए। देखिए ये जो यहाँ पे वर्क हुआ ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये सेव करके यही पीडीएफ सेंड करवा देंगे। ठीक है, इसलिए स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, चला जाएगा पीडीएफ। कल का गया था पीडीएफ, नहीं आया, बोले तो थे देंगे। सही चल रहा है। गुड मॉर्निंग सभी को। बोल रहा है यहाँ पे कि थोड़ा स्लो करेंगे तो कहाँ से फास्ट रिवीजन हो नहीं पाएगा, इसलिए फास्ट रिवीजन ही तो लिखा हुआ था। कल ऐप पे डालने के लिए हमको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा था। शाम में आके हम 6 बजे क्लास को रिकॉर्ड किए क्योंकि नेटवर्क इशू था। बताइए, वह आज भी ना रिकॉर्ड करना पड़े हमको, क्यों? क्योंकि सब बोल रहा था स्टूडेंट लोग पैसा जल्दी लौटा दीजिए। चलिए, तो इतना हो गया रामसर साइट को लेके। नेक्स्ट देखिए कि अगर अभी टोटल 54 है, टोटल अगर देखिए ये क्वेश्चन बराबर पूछता है क्योंकि ये अपडेट होते रहता है, कोई पीछे वाला का ही डाटा याद रखता है, कोई पहले वाला डाटा मतलब प्रेजेंट वाला। तो टोटल अगर पूछे तो 54 रामसर साइट है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है आपका जब ग्रुप डी का एग्जाम लास्ट तक होगा तो क्या पता 1-2 और जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि पहले ही कुछ दिन पहले ही 49 था और इधर 5 दिन के दरमियान में फिर 5 जुड़ गया है। तो ठीक है, तो अगर एक बात ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन रहता है। अगर बाय द वे कोई जुटा भी, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि करंट का क्वेश्चन करंट में ही बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर कोई जुटा भी है, मान लिया जाए एक मंथ में एक आगो जुट भी गया, तो या अगर वहां पे 54, 49 और अगर ऑप्शन दे इनमें से कोई नहीं, तो अगर जुट गया होगा तो इनमें से कोई नहीं लगाइएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे क्वेश्चन तो बहुत पहले बन गया होगा, उस टाइम तो 54 था, फिर उसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में नहीं रखना है। एक बार बताते हैं, बीपीएससी की एग्जाम थी और एक गवर्नर तुरंत चेंज हुए थे। 2 दिन पहले शक्तिकांत दास जी आए थे, उसके पहले जो गवर्नर थे, तो जब बीपीएससी की एग्जाम हो रही थी तो उसमें एक ऑप्शन देता है इनमें से कोई नहीं, 1 से अधिक। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा स्टूडेंट यही दिमाग लगा लिया था कि जब क्वेश्चन में सेट हुआ होगा ना तो उस टाइम में तो वही गवर्नर थे, उसी में सबको क्रॉस लग मतलब गलत हो गया। इसीलिए जब इनमें से कोई नहीं दिया हुआ हो तो उसी को लगाना है, ये नहीं कि 54 पढ़े हैं तो 54 लगाना है। ये दिमाग में कि पहले क्वेश्चन अगर बना होगा, नहीं, करंट को करंट से ही बनाइए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए कि सबसे ज्यादा अगर स्थल पूछे कि सबसे ज्यादा स्थल किस राज्य में है भारत के, तो यूपी में है, सबसे ज्यादा यूपी में है। उसके बाद फिर देखिए पंजाब में, सेकंड में पंजाब, सबसे पहले यूपी में, फिर गुजरात, तमिलनाडु,
बिहार के कांवर जो है कि ये बेगूसराय में पड़ता है एक, वो वेटलैंड में शामिल हुआ है और इधर ही शामिल हुआ है। देखिए हिमाचल प्रदेश में, केरल, ये सब नहीं पूछेगा, बस ऐसे ही डाटा है। सबसे अधिक रामसर स्थल वाले देश अगर पूछे तो यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, ब्रिटेन है। सबसे ज्यादा अगर रामसर साइट कहीं पे है तो यूरोप में है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद मैक्सिको में, जो कि यूएसए में पड़ता है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में, मैक्सिको में। अब देखिए सम्मेलन संरक्षण के तहत बोलिविया का, लेकिन देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जाए कि सबसे ज्यादा रामसर साइट में क्षेत्रफल किसका है तो बोलिविया की है, ठीक है, किसका, बोलिविया का। बोलिविया किस कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका में, ये भी ध्यान रखना है। उसमें इतना किलोमीटर दिया गया है, जो कि सबसे बड़ा। देखिए पहले जो जुटा हुआ था वो देखिए कहां पे है, बिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो हरियाणा में था। सुल्तानपुर हरियाणा में ही है, थोल गुजरात में है, वाधावना गुजरात में, यानी कि 2 गुजरात और 2 हरियाणा में। और इस बार जो शामिल हुआ है 3 तमिलनाडु के, 1 मिजोरम के और 1 मध्य प्रदेश के। 5 जो अभी ऐड हुआ है उसमें 3 तमिलनाडु के हैं, उसमें 1 मिजोरम के हैं और 1 मध्य प्रदेश के हैं। ये सारे हैं। आपको ये देखिए इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मान लिया जाए आपको 3-4 दे दे और बोले कौन सा इसमें से गुजरात में है, तो कम से कम करंट में जो भी साइट आया है, ऐसे तो 54 को याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3, 4, 5 जो है इसको याद आप कर लीजिएगा। 5 नया है, ये 4 कुछ दिन पहले ये भी नया ही है, तो ये याद रख लीजिएगा। इसको पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो, ठीक है। देखिए ये और ये और ये तीनों तमिलनाडु में है, बाकी 1 मिजोरम में, 1 मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ, पीडीएफ डाल देंगे। आगे देखिए, अच्छा स्टैटिक में देखिए गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, ज्योतिबा फूले की। ज्योतिबा फूले की, ज्योतिबा फूले और कुछ किए थे। ज्योतिबा फूले के ही द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। कौन सी, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के ही द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फूले की ही वाइफ थी फातिमा बीबी, जो कि अपने हिस्ट्री में पहली वो मुस्लिम महिला, फातिमा बीबी मुस्लिम महिला थी जो कि सबसे पहले महिलाओं के शिक्षा को लेके काम की थी। महिलाओं के शिक्षा को लेके फातिमा बीबी थी, जो कि ज्योतिबा फूले की वाइफ थी, और ये एक माली कास्ट के थे। जब ज्योतिबा फूले की बीबी फातिमा बीबी जब जाती थी बच्चों को शिक्षा देने के लिए, जो ब्राह्मण लोग थे यानी कि फॉरवर्ड क्लास के जो लोग थे, वो उनपे कचरा डाल देते थे। क्यों, क्योंकि ये लोग मतलब बैकवर्ड है, ये कैसे शिक्षा दे सकती है। लेकिन फिर भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए फातिमा बीबी ने बच्चों को शिक्षा दिया था और महिलाओं के शिक्षा को लेके बहुत बड़ा काम की थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इन्हीं की वाइफ थी और इनके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अब देखिए और भी, अगर इसमें संवाद कौमुदी पूछे, ये किनकी है, संवाद कौमुदी किसकी है, ये देखिए राजा राम मोहन राय की। किसकी, राजा राम मोहन राय की संवाद कौमुदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। राजा की उपाधि उनको कब मिली थी, जब वो अकबर द्वितीय को पेंशन बढ़ाने को लेके ब्रिटेन गए थे, उसी टाइम उनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, ये अकबर सेकंड के द्वारा इनको दी गई थी। ये मुगल बादशाह थे जिनकी पेंशन बढ़ाने को लेके बात किए थे राजा राम मोहन राय ब्रिटेन में। अब देखिए इन्हीं के द्वारा अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये भी अगर पूछे कि ये किसकी रचना है, ये किसकी पत्रिका थी, ये भी राजा राम मोहन राय की ही थी। इन्हीं के द्वारा भारत के नागरिकों को यह बताया गया था कि ब्रिटेन जो है हम लोगों का शोषण कर रहा है, ठीक है। तो उन्हीं की पुस्तक अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, यानी कि अन ब्रिटिश मीन क्या होता है, ब्रिटिश में जो ब्रिटेन लोग की शासन है ना,
ब्रिटेन में उसकी अच्छी शासन है, बट भारत में जो ब्रिटेन के द्वारा शासन किया जाता है वो अन ब्रिटिश है, यानी कि ब्रिटिश के शासन के जस्ट उल्टा है। इसीलिए इस पत्रिका का नाम था अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछे, और भी ये शिशिर कुमार घोष की एक पुस्तक थी, कौन पुस्तक थी, याद नहीं यार, बोलिए, कोई पुस्तक का नाम शिशिर कुमार घोष की नहीं याद है? अमृत बाजार पत्रिका, ऐसे कुछ नाम था। वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया था और उनमें स्वतंत्रता को लेके बहुत बड़ी मतलब कटाक्ष किया गया था ब्रिटिश के खिलाफ। तो ये भी ध्यान रखिए, बहुत सारे पुस्तक के राइटर हैं, सारे एक बार करवा देंगे, उसमें आपको कोई ना कोई पुस्तक के नाम हो सकता है, अगर पूछेगा तो पूछ सकता है। अगर सत्यार्थ प्रकाश पूछे तो क्या है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? दयानंद सरस्वती की, दयानंद सरस्वती जी की, दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश है। तो ये दयानंद सरस्वती के ही द्वारा सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और इन्होंने किस समाज की स्थापना किए थे? ये आर्य समाज। ये कौन सा? आर्य समाज की स्थापना किए थे, ये आर्य समाज की स्थापना किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा एक क्या था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, इन्हीं के द्वारा बोला गया था। अब देखिए, और देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की। इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि संवाद कौमुदी के जो लेखक राजा राम मोहन राय थे, उन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज, और ये एक समाज सुधारक थे। ये दोनों जो थे, दोनों समाज सुधारक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर पूछे तो कौन है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल है। लेकिन सिर्फ अब अगर गवर्नर पूछे तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, किसके द्वारा लड़ा गया था? क्लाइव के द्वारा ना। उसके बाद जब 1757 का प्लासी का युद्ध जब षड्यंत्र के खिलाफ वो जीत लिया था, उसके बाद ही गवर्नर की उपाधि धारण किया था। क्योंकि पहले जब ब्रिटेन से जो क्लाइव आया था, उस टाइम वो एक क्लर्क के रूप में आया था। और देखिए भारत में वो अपना भाग्य को कैसे लिखा कि क्लर्क से डायरेक्ट गवर्नर बन गया। और इसी गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के द्वारा जो है गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया था। इसके कुछ काम को बढ़ा दिया गया था। इसके पहले ये बंगाल, मद्रास और मुंबई को के जो गवर्नर थे, तीनों का अलग अलग काम था। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसमें क्या किया गया था कि मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल सबसे ऊपर पद पे थे, और उसके अधीनस्थ मुंबई और बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया था। तो थोड़ा सा उनका प्रमोशन हुआ था, तो नाम में भी, पद में भी प्रमोशन हो गया था। उसके बाद ही गवर्नर जनरल उसको बोला गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के फर्स्ट वायसराय कौन थे, अगर प्रथम फर्स्ट वायसराय पूछे तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वायसराय 1857 के का जो युद्ध था, उसके बाद कौन सी पद धारण किया गया था उसको? 1857 का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद कौन सा धारण किया गया था पद? उसके बाद वायसराय। तो उस टाइम 1857 का जो युद्ध था, उस टाइम कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो कैनिंग ही थे। तो वायसराय कैनिंग था। अगर क्वेश्चंस पूछे, लॉर्ड कैनिंग था। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था उस टाइम, ठीक है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि 1857 का जब युद्ध खत्म हुआ तो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाती है और डायरेक्ट वहां के ब्रिटेन की ताज जो होती है वहां की महारानी के द्वारा बागडोर भारत की होती है। तो उन्होंने ही लॉर्ड गवर्नर जनरल के पद को किस नाम में परिवर्तित कर देती है? वायसराय के पद पे। तो वायसराय अगर प्रथम पूछे तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, सारनाथ और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के जीवन की कौन सी दो घटनाएं घटित हुई है? सारनाथ में वो क्या किए हैं? सबसे पहले धर्म, हाँ, उपदेश दिए हैं। सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिए हैं, सबसे पहले सारनाथ में। और अगर सबसे ज्यादा उपदेश पूछे तो सबसे ज्यादा श्रावस्ती में, ये भी ध्यान रखना है। कुशीनगर में उनका क्या हुआ है? कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई है। और जन्म पूछे तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां पे? नेपाल में। चलिए, तो ये हो गया। अगर उनसे आपसे पूछेगा कि फर्स्ट बौद्ध संगीति कहां हुआ है? फर्स्ट राजगीर में, जिसको राजगृह भी बोलते हैं। सेकंड पूछे तो सेकंड वैशाली, सेकंड वैशाली। थर्ड पूछे तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रा। और अगर सबसे लास्ट फोर्थ कश्मीर रहेगा या कुंडल वन रहेगा? तो कुंडल वन भी कश्मीर में ही है। अब तीनों में शासक अगर पूछे कि फर्स्ट बौद्ध संगीति राजगृह में जो हुई है उसके समय कौन सा? अजात शत्रु, अजात शत्रु। सेकेंड में कौन था? कालाशोक। थर्ड में कौन था? अशोक। और लास्ट में कौन थे? कनिष्क। लास्ट में कौन थे? कनिष्क। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन से पूछे कि सेकेंड बौद्ध संगीति जो वैशाली में हुई थी उस टाइम शासक कौन था? कालाशोक। हाँ, तो इसको ऐसे करके क्वेश्चंस आपको बौद्ध यानी कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड पूछेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा श्रावस्ती में और सबसे पहले सारनाथ में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पाटलिपुत्र की स्थापना कब मतलब किसके द्वारा हुई है? उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट चले। आपको तो सब याद ही है, बस रिवीजन करना है। देखिए, आज सैन्य अभ्यास को लेके हैं, जो इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है इसको देखिए रटना आपको पड़ेगा। इसका ना कोई ट्रिक है ना कुछ है। जितने भी सैन्य अभ्यास हैं इसको जब तक रटिएगा नहीं तो कंफ्यूज कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले दुष्टलिक थर्ड है। और ये जो सारे ये जो है ना अभ्यास, ये होते रहते हैं, ठीक है, ये होते रहते हैं। सारे देश के बीच के जो सेना होते हैं, किसी के नौसेना, किसी के थल सेना, किसी के वायु सेना, सब एक जगह आके दोनों अपना अपना प्रदर्शन करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दुष्टलिक थर्ड जो है, ये देखिए थर्ड इसलिए लिखा गया है कि ये तीसरा संस्करण है, ठीक है। देखिए, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होगा आपको? तान को लेके बहुत सारे कंट्री हैं, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ये सारे तान आपको 2-3 दे देंगे कि दुष्टलिक थर्ड जो है भारत और किस देश के बीच हुई है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। चारों ऑप्शन में दे देगा, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये उज्बेकिस्तान और कोई एक कंट्री दे देगा। तो तीनों जो तान कंट्री है उसमें कंफ्यूज कीजिएगा। तो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान 2-3 बार बोलिएगा, लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद देखिए जिस में कंफ्यूजन, और यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि किस सेना के बीच था ये? तो थल सेना के बीच। किसके बीच? थल सेना के बीच। और ये रानी खेत, या तो रानी खेत देगा या उत्तराखंड देगा। तो उत्तराखंड में ही रानी खेत पड़ता है, जहां पे दोनों सेनाओं के, थल सेनाओं के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ था दोनों का। पाकिस्तान, इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए मिलन अभ्यास। मिलन अभ्यास जो है
ये बहुपक्षीय अभ्यास है, यानी कि इसमें दो सेना से ज्यादा, मतलब दो देश की सेनाओं से ज्यादा देशों की सेनाएं एक मंच पे आए थे और दोनों अपना अपना प्रदर्शन दिए थे, जो कि कहाँ पे हुआ था, विशाखापत्तनम में। और ये विशाखापत्तनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, तो विशाखापत्तनम दे या आंध्र प्रदेश देगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये किस सेनाओं के बीच हुआ है, नौ सेनाओं के बीच। देखिए यहीं पे एक आपको देगा मालाबार अभ्यास। मालाबार और मिलन में कंफ्यूज नहीं करना है। मालाबार अभ्यास जो है ये क्वाड सदस्य देखे हैं ना, क्वाड सदस्य में टोटल 4 कंट्री थे, तो क्वाड सदस्यों के बीच एक अभ्यास हुई थी जिसका नाम मालाबार अभ्यास था। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मालाबार अभ्यास किन देशों के बीच हुई है, तो क्वाड देश देगा, ब्रिक्स कंट्री देगा, सार्क कंट्री देगा, तो उसमें आपको क्वाड कंट्री मारना है। ठीक है, अब देखिए कॉर्पेट, ये देखिए भारत और इंडोनेशिया के बीच, किसके बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच, ये हिंद महासागर में हुई है। इंडोनेशिया से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है, जकार्ता। कहाँ पे है, जकार्ता का शिफ्ट हो गया नूर सुल्तान। तो जकार्ता जो इंडोनेशिया की पहले राजधानी थी, वो किस आइलैंड पे थी, वो जो थे वो आइलैंड कौन सा था, वो जावा आइलैंड था। ठीक है, पहले जो इसकी जकार्ता राजधानी जो थी जकार्ता, वो जावा आइलैंड पे था, लेकिन जावा आइलैंड जो है डूबने की कगार पे है। और याद रखिएगा जितने भी देश हैं उसका जितने भी इंपॉर्टेंट बैठक होती है, इंपॉर्टेंट बातें होती है, वो सारा राजधानी में ही होती है। और किसी भी कंट्री का जहां पर भी राजधानी होता है वहां पे वो ज्यादा डेवलप करता है। इसलिए नूर सुल्तारा जो है ये एक वहां का आइलैंड है जिसका नाम ब्यूनस आइलैंड है। वहीं पे मतलब जावा आइलैंड से शिफ्टिंग करके उस आइलैंड पे लाया गया है नूर सुल्तारा। और इसलिए क्योंकि ये जो है थोड़ा सा ऊपर है आइलैंड से, इसलिए डूबेगा ये नहीं, मतलब जावा से ऊपर है, वो भी एक आइलैंड ही है, बट वो अभी डूबने की कगार पे नहीं है। और वहाँ के जगह को डेवलप करने के लिए भी इंडोनेशिया के द्वारा ये काम किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है खंजर। खंजर किसके किसके बीच हुई है, भारत और किर्गिस्तान के बीच। देखिए यहाँ पे ये किर्गिस्तान है, यहाँ उज्बेकिस्तान है, तो उज्बेकिस्तान ये दूसरा अभ्यास है और किर्गिस्तान में अलग अभ्यास है, तो इसको आपको रटना पड़ेगा। युद्धाभ्यास जब तक रटिएगा नहीं हो पाएगा। और इसमें कंफ्यूज यही रहता है, देखिए ये थिल से ना बिस्केक, किर्गिस्तान की राजधानी ही बिस्केक है, तो राजधानी में ही ये हुआ है। देखिए फिर एक काजिंद है, भारत और काजाकिस्तान, के से काजिंद है, के से कजाकिस्तान है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जितने भी काजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है, इसको जब तक याद नहीं करना, इसको याद रखिएगा। काजिंद बोलेगा तो कजाकिस्तान, थल सेनाओं के बीच और काजिकिस्तान में ये अभ्यास हुआ है। फिर वज्र प्रहार अमेरिका याद हो गया होगा, क्योंकि अभी पूरे विश्व में वज्र के तरह वो बना हुआ है। तो भारत और अमेरिका के बीच थल सेना, और ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, भारत के हिमाचल प्रदेश में। जायदे तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात पहला खाड़ी कंट्री है जिसके द्वारा होप मिशन लॉन्च की गई थी। कौन सा मिशन, होप मिशन, पर्यावरण की देखरेख करने के लिए होप मिशन लॉन्च की गई थी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। और ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, वहीं पे ये हुआ था। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, धर्म गार्जियन भारत और जापान, तो ये सारा सूर्य किरण भारत और नेपाल, ये सारा थोड़ा सा याद रखिएगा, 1-2 बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, ताकि वहां पे ऑप्शन देता है ना क्वेश्चंस में, तो ऑप्शन में आप बस किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कोंकण शक्ति है भारत और ब्रिटेन के बीच, और मालाबार भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यही है ना क्वाड में सदस्य मालाबार। अब देखिए ये थल सेनाओं का था और कहां पे हुआ था, बंगाल की
खाड़ी में। दोस्ती युद्ध अभ्यास, ये देखिए भारत, मालदीव और श्रीलंका, यानी कि ये सारे जो इसके पड़ोसी कंट्री हैं, इसके बीच जलीय सीमा से जो पड़ोसी कंट्री हैं भारत के, उसके बीच जो है दोस्ती युद्धाभ्यास हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है। एक बार आप थोड़ा सा इसको देख के कुछ कुछ चीजें के को बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब भी जाके याद होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन वन लाइनर में है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को सूखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पे? आइसलैंड में CO2 को सोखेगा प्लांट, मतलब जो CO2 वहां पे जो भी उत्सर्जन होता है उसको सोख लेगा, और ये कहाँ पे है? आइसलैंड में। अब आइसलैंड यूरोप में है, वहां पे कितना कार्बन उत्सर्जन होगा? अब देखिए वहां पे क्योंकि लोग भी बहुत कम रहते हैं, अब भारत जैसे कंट्री में ना सोखना चाहिए, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अगस्त 2021 में किस देश ने कोरल या मूंगा को नुकसान पहुंचने वाला सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है? थाईलैंड। वहां पे जो झील वगैरह हैं, वाटर पार्क वगैरह हैं, वहां पे कोई भी मैन या वुमेन सनस्क्रीन क्रीम जो होती है, जो कि हमें सन से बचाता है, वो क्रीम को लगा के आप वहां पे नहीं जा सकते, वहां पे तैराकी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे हानि पहुंचती है। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत पर्यावरण मंत्री कौन पोर्टल का? प्राण पोर्टल। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो प्राण पोर्टल। देखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम मतलब पर्यावरण से रिलेटेड है। अगर आपसे देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता है कि प्राण पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो याद रखना है पर्यावरण से रिलेटेड। किससे? पर्यावरण से रिलेटेड। और इनकी लॉन्चिंग कौन किए हैं? भूपेंद्र यादव जी। देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय डॉल्फिन पटना में है। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला भागलपुर में है। ये भारत का पहला कार्यक्रम। अब देखिए, भारत का पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर दिल्ली में। स्मॉग टावर जो दिल्ली में बनाया गया है, इसमें ऐसा माना जा रहा है कि 38 से 40 फैन है, पंखा लगा हुआ है, जो कि वहां 1 किलोमीटर के दरमियान में जो CO2 यानी कि प्रदूषण जो फैलता है उसको क्या करती है? वो एब्जॉर्ब करती है। और वहां के जो CM केजरीवाल जो अभी हैं भी, उनका कहना है कि जहां पे स्मॉग टावर लगाया गया है वहां पे जो है प्रदूषण बहुत कम मात्रा में अभी देखने को मिल रही है। गौरव, क्या नाम है? गौरव सुमन जी, PDF आपको क्लास के बाद ही मिलेगी ना, अभी तुरंत में कैसे मिल जाएंगी? ठीक है, चलिए मिल जाएगी आपको, PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया, सबको मिल जाएगा PDF। ठीक है, आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, सरसरी निगाहें से देख लीजिएगा आप, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 9 बजे क्लास भी खत्म करनी है। क्या बोले? हाँ धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा। सबसे पहले देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चंस में भी कंफ्यूजन करता है, जो भी है। हम भी एग्जाम देने जाते हैं, जितना आपको पढ़ाए हैं ना, कल भी आज भी, क्या पता हम भी एग्जाम देने जाएंगे और उसी में हमसे गलती हो जाता है। याद रखिएगा, करंट का हम क्लास लेते थे जब, तो उस टाइम BPSC की एग्जाम थी, जो हम क्वेश्चंस लिए थे वही हमसे गलती हो गया था, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था, हम तो पढ़ाते हैं, हमसे थोड़ा ना गलती होगा। रिवीजन नहीं किए थे, जिसके चलते हम कंफ्यूज कर गए थे, इसलिए कंफ्यूजन नहीं कीजिए। देखिए, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा राखी गढ़ी, अगर ये किसी भी साइट्स का नाम अगर आए तो सबसे पहले लिखना है कि ये हड़प्पा साइट्स है। कौन सी? हड़प्पन साइट्स है। हड़प्पन साइट इसलिए इसको बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट जो है, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पन साइट कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीन ही ऐसे देश है जहां पे हड़प्पन साइट खोजा गया है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सबसे कम अगर पूछे तो अफगानिस्तान में, सबसे ज्यादा पूछे तो पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खोजा गया था और सबसे कम अफगानिस्तान में 1 या 2 साइट देखने को मिलता है हड़प्पन साइट का। देखिए, धौलावीरा कहां पे है?
गुजरात में है धौलावीरा। और ये जो है यहाँ पे पानी की उन्नत व्यवस्था, पानी की उन्नत व्यवस्था कहाँ पे पाया गया है, ये भी ध्यान रखना है कि पानी की सबसे अच्छी, मतलब वहां का पानी का जो सिस्टम था ना बहुत ही अच्छा था धौलावीरा में। उस जमाना में वहां की ड्रेनेज सिस्टम यानी नाली की जो व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी। और देखिए हिस्ट्री हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमें कुछ ना कुछ अपने पास्ट से सीखने को मिलता है। और आज भी एक बार ये द हिंदू में एडिटोरियल आया था एक, कि अभी जो दिल्ली की व्यवस्था है, यानी कि दिल्ली में अभी पानी बरसा हुई है, पूरा रोड पे पानी आ गया है। तो जब रोड पे पानी आ गया तो उसमें बोला गया है कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है यानी कि नाली का जो देख रेख है बहुत पुराना है। और इसको लेके अगर आपको सीखना है तो धौलावीरा से सीखिए कि वहां पे किस तरह से पानी के लिए नालियां बनाई गई थी। हर घर से छोटे छोटे नाली जो है एक बड़े नाली में जाके मिलती थी, और उसमें उसको ढकने के लिए भी बनाया जाता था क्योंकि उसके स्मेल नहीं आए, और हर वीक उसको साफ करवाया जाता था। ठीक है, ये भी बोला। अब देखिए लोथल, लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। ये गुजरात में है। और सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि लोथल में सबसे पहले जो है ये सती प्रथा का जो है देखने को मिला है वहां पे। कल वाली पीडीएफ मिल जाएगी, बफरिंग हो रहा है फिर से। चलो ठीक है, देखते हैं। तो अब देखिए लोथल जो है गुजरात में है, और सती प्रथा का साक्ष्य सबसे पहले लोथल में पाया गया था। और लोथल में ही सबसे बड़ा, लोथल जो है हड़प्पन साइट का सबसे बड़ा पोर्ट था। ठीक है, अगर बंदरगाह की बात करें कि हड़प्पन साइट में बंदरगाह कहाँ पे पाया गया था, तो लोथल में। अब देखिए कालीबंगा, ये कहाँ पे है, राजस्थान में। और राखीगढ़ी हरियाणा में ना, राखीगढ़ी हरियाणा में है। और अगर पूछे कि भारत में हड़प्पन साइट का सबसे बड़ा साइट कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। ठीक है, ये आपको सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है जो कि हरियाणा में है। मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाखा दत्त की, विशाखा दत्त की। कादम्बरी बाणभट्ट। अभिज्ञान शकुंतलम, अब अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की। कालिदास के इनके अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किया है, कल ही बताए थे, विलियम जोन्स। और भागवत गीता का विलियम विल्किंस। भागवत गीता का अगर पूछे कि भगवत गीता का ट्रांसलेट कौन किया था, विलियम विल्किंस। ये सब याद रखिए, नहीं तो पूछेगा तो फिर। ये ध्यान में रखना है कि अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की है, जिनका ट्रांसलेट विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और भगवत गीता विलियम विल्किंस के द्वारा। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ किया गया है, मुंडकोपनिषद में। कहाँ पे, मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में ये एक उपनिषद है, ये एक उपनिषद है। अब देखिए अगर आपसे पूछे गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से। ऋग्वेद से लिया गया है, जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, और ऋग्वेद का 8वां मंडल किसको समर्पित है, सोम को समर्पित है। सोम जो है पेड़ पौधे के देवता को बोला जाता था। सोम रस एक एनर्जेटिक ड्रिंक थी। ठीक है, जब कोई उस टाइम जो आर्य लोग थे जब युद्ध करने जाते थे तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए सोम रस का यापन करते थे, इसीलिए उसको सोम देवता बोला जाता था। और मतलब ये बोला गया है। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी।
ठीक है। और ऋग्वेद की जो जो वैदिक सभ्यता थी वो पितृसत्तात्मक थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र देवता यानी कि सबसे पवित्र देवता कौन थे? इंद्र थे सबसे। और पवन का देवता, एक क्वेश्चन से पूछा था कि ऋग्वेद में ये तो आंधी तूफान का देवता कौन थे? मारुत। मारुत, ये भी ध्यान रखना है कि ये सबको पता होता है कि वर्षा के देवता इंद्र थे, लेकिन अगर आंधी तूफान की देवता पूछे तो मारुत थे। कौन से? मारुत देवता थे। ये भी ध्यान रखिएगा। गायत्री मंत्र के रचयिता ये विश्वामित्र जी थे और ये ऋग्वेद से लिया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद वेद जो भी है, वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आपको पूछे कि किस वेद से म्यूजिक लिया, मतलब म्यूजिक लिया गया है, म्यूजिक, तो सामवेद से। अगर क्वेश्चन से पूछे कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना किस वेद से रिलेटेड है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद को अलौकिक, मतलब 3 वेद अलौकिक हैं और अथर्ववेद लौकिक है। यानी कि अथर्ववेद में जो है मनुष्य से रिलेटेड उसमें ज्यादा काम लिखा हुआ है, ज्यादा मंत्र उसमें लिखा हुआ है। ये भी ऋग्वेद में ऋचाएं की संख्या कितनी है? 10,462। उसमें मंडल कितने हैं? मंडल 10 हैं। और सूक्त कितने हैं? 1028। 1028। ध्यान रखिएगा, सूक्त को ही प्रार्थना बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वेद में प्रार्थनाएं कितने हैं तो 1028। सूक्त को ही दूसरी भाषा में प्रार्थनाएं बोला जाता है। हाँ, कुछ पूछ देगा तो, कुछ पूछ देगा तो। देखिए एक्चुअली बात क्या है ना कि एग्जाम में स्टूडेंट बहुत है और स्टूडेंट के हिसाब से क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हार्ड किया जाता। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि कोरोना वायरस का नाम लैटिन में क्या उसको बोलते हैं? लैटिन में कोरोना वायरस को अगर पूछे तो क्राउन। उसके बाद सर्वप्रथम दिसंबर 2019 में कहां पे पाया गया था? वुहान। सर वुहान कहां पे है? चीन में। फिर भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहां पे? केरल में। और अगर पूछे कि कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? हरियाणा। देखिए महामारी जो है सबसे पहले हरियाणा में घोषित किया गया था, भारत में। और सबसे पहले मृत्यु कहां पे हुई थी? कर्नाटक में। और सबसे पहले इसका वैक्सीन जो है सबसे पहले रसिया के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम स्पुतनिक 5 था। क्या था? स्पुतनिक 5 इसका नाम था। नेक्स्ट देखते हैं कि रूस ने जानवरों के लिए कौन सा? कॉर्निवल कोव जो है रसिया के द्वारा ही जानवरों के लिए ये वैक्सीन बनाई गई थी। तो ये सारा वैक्सीन का नाम याद रखना है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कौन सा है? कोवैक्सीन, जिसका निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा किया गया था, ठीक है। 2 वैक्सीन थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था और कोवैक्सीन किसके द्वारा? बायोटेक के द्वारा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ज्यादातर यही लग रहा था, कोविशील्ड। आप लोग कौन लगाए? शील्ड ना, हम अभी फर्स्ट ही डोज लिए। कोविड-19 वैक्सीनेशन में के पंजाब राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सोनू सूद जी। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जिसको ओमिक्रॉन बोला जा रहा है और ये डेल्टा क्रोन से 6 गुना ताकतवर है। देखिए एक क्वेश्चन में इसमें 3 गुना ताकतवर दे दिया था, लेकिन इसका आंसर 6 गुना हो जाएगा। जो है डेल्टा, इसका एक नया वेरिएंट अभी ओमिक्रॉन आया है, तो इसके पहले जो वेरिएंट आया था उससे ये 6 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। नेक्स्ट में देखिए अगर पूछे इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से गुजरती है, किस महासागर से? बताइए आप। अटलांटिक से। मार के चलाइएगा ग्रुप डी में, अटलांटिक। गलत हो जाएगा, 1 नंबर गया आपका। प्रशांत महासागर के बीचों बीच गुजरती है, ठीक है। प्रशांत महासागर से बीचों बीच 180 डिग्री जो देशांतर है,
वो प्रशांत महासागर से गुजरती है। अटलांटिक मार दीजिएगा तो चल जाएगा आपका नंबर, ठीक है। जो है प्रशांत महासागर के बीचों बीच ये गुजरती है। अब पूरे देश के, पूरे विश्व के 8 देशों से ये क्रॉस करती है। 8 देशों से ये देख रहे हैं, यहाँ से ये 100 जिग जैक इसलिए किया गया ऐसे क्योंकि यहाँ पे कुछ देश हैं, इस देश का भी टाइम ठीक ठाक चले, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से चले, इसलिए इस रेखा को टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा किया गया मैनेज करने के लिए। यहाँ पे ये ईस्ट है, डायरेक्शन में ये वेस्ट है। ईस्ट के जितने भी देश हैं ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा क्या चलता है, आगे चलता है, और अगर वेस्ट साइड के बोले तो 5.5 घंटा पीछे चलता है। 8 देश में अगर बात करें तो सबसे पहले कौन सा, यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटेन हो जाएगा, फिर फ्रांस है, स्पेन है, माल्टा है, बुर्किन फासो है, ये सारा देश है जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन से गुजरती है। ज्यादा नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा किस महासागर से गुजरती है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर से गुजरती, प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है। प्रशांत महासागर सबसे गहरे पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैरियाना। हाँ, अगर पूछेगा कि भारत की स्टैंडर्ड लाइन जो है, टाइम जो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर मतलब ईस्ट में है ये, ठीक है। यानी कि जो ग्रीनविच टाइम है उसके ईस्ट में है, क्योंकि भारत तो ईस्ट में ही है ना, इसलिए भारत का टाइम ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा क्या चलता है, आगे चलता है। अब देखिए अगर पूछे कि ये मानक समय रेखा जो है मिर्जापुर से, यूपी के मिर्जापुर से क्रॉस करती है नैनी के पास से। अब देखिए अगर पूछेगा कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि मानक समय रेखा से क्रॉस करती है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, यूपी। सबसे पहले देखिए यूपी है, उसके बाद क्या है, एमपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद देखिए क्या है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगर एक क्वेश्चन पूछे कि कौन सी ऐसी राज्य है भारत का जहां पे भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक बिंदु पे कटती है, ये देखिए कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। यहाँ पे मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर पूछे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, 8। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान को थोड़ा सा छूती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो छत्तीसगढ़ में ही कटान बिंदु है, ये ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि झारखंड की जो राजधानी रांची है वो कर्क रेखा से ही क्रॉस करती है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि हाल ही में 2021-22 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी देश कौन है, अमेरिका है। पहले कौन था, अगर आपको पुराने डाटा में पूछे कि 2020 और 21 में पूछे तो चीन। अभी फर्स्ट में अमेरिका है, सेकंड में चीन है, ठीक है, सेकंड में चीन है, थर्ड नंबर में यूएई है, ये भी ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट में अमेरिका है, सेकंड में चीन है। और अगर पुराना डाटा में पूछे तो पहले चीन और फिर अमेरिका। नेक्स्ट देखिए कि WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस किसको पुरस्कार दिया गया है, झारखंड को। WHO का स्थापना अगर पूछे बताइए, और अगर हेडक्वार्टर पूछे तो जेनेवा कहाँ है, और अगर कहीं हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ILO, हाँ WTO भी है। ILO का स्थापना कब हुआ है, 1919 ईस्वी में, 1919। देखिए यहाँ पे झारखंड है, यहीं से कर्क, यहाँ की जो राजधानी सूरत है यहीं से क्रॉस करती है, सूरत नहीं रांची, यहीं से कर्क रेखा क्रॉस करती है। तो ये भी ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें मैपिंग नहीं करना। देखिए अगर आपसे पूछेगा लोकल विंड अगर पूछे, लोकल विंड में अगर आपको एक कोई नाम दे दे, लोकल विंड पता है किसको बोलते हैं, लोकल विंड स्थानीय हवा को बोलते हैं।
लोकल विंड जो है किसको बोलते हैं? स्थानीय पवन, स्थानीय पवन या स्थानीय हवा को। तो दो टाइप के होते हैं, एक गर्म हवा है, एक गर्म हवा है और एक ठंडी हवा है। ठंडी हवा है तो आज गर्म हवा के बारे में बता देते हैं, कल ठंडी हवा बताएंगे, और आज गर्म हवा को याद कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, सबसे पहले देखिए अमेरिका है यहाँ पे, ठीक है? अमेरिका, एक हवा का नाम है चीनूक, गर्म हवा है, याद रखिएगा, गर्म हवा बता रहे हैं, चीनूक है। उसके बाद है सांता आना, सांता आना, ठीक है? उसके बाद है ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर, ये सारा अमेरिका में ही है। स्थानीय पवन का नाम है चीनूक। चीनूक को स्नो ईटर भी बोला जाता है, स्नो ईटर। स्नो ईटर इसलिए बोला जाता है कि यहाँ के बर्फ को ये पिघला देता है, इतनी ये गर्म हवाएं हैं कि यहाँ के बर्फ को ये पिघला देता है। ये चीनूक, सांता आना, ब्लैक रोलर, ये अमेरिका की हवाएं, ठीक है? ये ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और पेरू के बीच एक हवा बहती है जिसका नाम है जोंडा विंड, जोंडा विंड, ठीक है? जैसे यहाँ की हवा को लू बोलते हैं ना, जो स्थानीय पवन चलती है जिसे लू मार देती है, उसी तरह से यहाँ सब भी लोकल हवाएं चलती है और उसका ये वहां पे स्थानीय नाम है, ठीक है? जोंडा, यानी कि पेरू और अर्जेंटीना के बीच। उसके बाद देखिए मोरक्को कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका में। मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है और यहाँ के स्थानीय पवन का नाम है सिरक्को, सिरक्को, सिरक्को विंड है, सिरक्को विंड है, ठीक है? इसको ब्लड रेन विंड भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि ये सहारा मरुस्थल से जो वहां की जो लाल, मतलब लाल जो वहां पे सैंड होती है ना, उसको हवा में लेके ये उड़ती है, इटली के तरफ जाती है, इसीलिए इसको ब्लड रेन विंड भी बोला जाता है, ठीक है? इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नाइजीरिया है, ये नाइजीरिया है, यहाँ पे एक हवा चलती है जिसको हरमटन बोलते हैं, हरमटन विंड बोलते हैं, इसको डॉक्टर विंड भी बोला जाता है, ठीक है? वहां पे जो ज्यादा गर्मी, उमस टाइप की जो गर्मी होती है, उसको हरमटन विंड क्या करती है? शिफ्ट कर देती है, जिसके चलते वहां के लोगों को आराम लगता है, इसलिए इसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, हरमटन विंड को, ठीक है? और भी विंड है खमसिन और लिबियन विंड है। खमसिन जो है इजिप्ट में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, खमसिन, खमसिन विंड है, खमसिन विंड है, और ये जो है इजिप्ट में पाया जाता है, और इजिप्ट कहाँ पे है? अफ्रीका में है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। और अगर पूछे यहाँ पे ये कौन सा है? ये चाइना है। चाइना में एक विंड चलती है जिसको कारा बुरान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारा बुरान बोलते हैं, कारा बुरान है, ये भी एक विंड है। और देखिए यहाँ पे एक फोन है जो कि यूरोप में चलती है, फोन विंड, फोन विंड है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर है, ब्रिक फील्डर है, ब्रिक फील्डर सबको याद रहेगा, और नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में है, नॉर्वेस्टर्न न्यूजीलैंड में। तो ये सारा विंड आपको याद रखना है, जैसे कि गोबी मरुस्थल पूछा था चाइना में, उसी तरह से लोकल विंड पूछना होगा तो आपको गर्म में इस ये पूछना है, बताना है, ठीक है? और भी विंड है यहाँ पे, वर्ग विंड है, साउथ अफ्रीका में वर्ग विंड है, जिसको केप ऑफ वर्ग विंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है केप ऑफ गुड होते हुए भारत जो आया था, तो इसको केप ऑफ वुड भी बोला जाता है, तो वर्ग विंड है। फिर उसके बाद सऊदी अरब में भी है, ईरान में भी समूम, समूम ईरान में है, और सऊदी अरब में सालम है, ये भी विंड का ही नाम है, ठीक है? ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारे विंड ऐसे नहीं याद होगा, इसको याद करने में हमको 10 दिन लगा था, इसका मैपिंग करने में, इसका मैपिंग करने में हमको विंड, लोकल विंड में गर्म और ठंडा दोनों को याद करने में मैपिंग के जरिए हमको 10 दिन लग गया था। इसलिए आप सोचिएगा इजी वे में याद हो जाए, तो नहीं होगा, एक दो याद रख लीजिए। अगर चिनूक ज्यादा पूछता है तो चिनूक अमेरिका का है। फिर हरमटन ज्यादा पूछेगा, जो चर्चित है, तो हरमटन यहाँ पे नाइजीरिया में है, ठीक है? यहाँ पे ये सारे लोकल विंड है। भारत में लू चलता है,
ठीक है। और हाँ, जापान में एक यहाँ पे देखिए जापान है, योमा विंड इसको बोलते हैं। कौन सी विंड बोलते हैं? योमा विंड बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। हाँ, ऑनलाइन वाले पे भी ध्यान है। बोलिए। केशव किशोर जी, सिंगापुर आंसर होगा मैम। किस चीज का सिंगापुर आंसर होगा? और नीचे कीजिए। देखिए 2020, 21, 22 में सबसे ज्यादा व्यापार जो है अमेरिका का ही था। ठीक है, अमेरिका का था। तो ये एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा, अमेरिका। मुंडकोपनिषद जी, आप लोग सही जा रहे हैं। क्वालिटी कम बोलता है करने, नेट ज्यादा उठ रहा है वो लोग का क्या? अपने फोन से क्वालिटी को कम कीजिए। यहां से क्वालिटी कम कैसे होगा? फोन से क्वालिटी कम कीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब, ठीक है। और जितना इजी समझ रहे हैं उतना इजी नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे भी हम देखें कि भारत में भी बहुत सारे हाँ बोलिए। कौन? अरे ये क्या है ना, ऐसे करके है ये मैप। ग्लोब कैसे है? पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी, इसको अगर फोल्ड, ऐसे एक पेज को अगर हम फोल्ड कर देते हैं तो पृथ्वी के बीचों बीच क्या आता है? प्रशांत महासागर आती है, अटलांटिक ओशियन नहीं आती है। आप एक बार ग्लोब में देखिएगा, ग्लोब के नहीं नहीं नहीं, प्रशांत महासागर के बीचों बीच आपको पता होनी चाहिए कि पृथ्वी गोल है ना। पृथ्वी गोल है तो देशांतर रेखा जो 180 डिग्री की बीचों बीच गुजरती है। ग्लोब से आपको देशांतरीय रेखा और अक्षांशीय रेखा तो आपको पता चलेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ से गुजरती है। ये तो जैसे कि गोल था, इसको ऐसे करके लाए इस डायग्राम में, तो इसमें आपको पता नहीं चलेगी। इसमें देखिए पैसिफिक ओशियन इधर दिख रहा है और पैसिफिक ओशियन इधर। इसका मतलब क्या है? ये ऐसे करके है ना, तभी तो पैसिफिक ओशियन। अब ऐसा तो नहीं कि ईस्ट से पैसिफिक ओशियन को वेस्ट में भेज दीजिएगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसे करके है ना ग्लोब, तो इसीलिए बीच का जो है वो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर से बीचों बीच ये एक काल्पनिक रेखा है। और ये लंदन में मीटिंग हुई थी, वहीं पे ये काल्पनिक रेखा बनाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। ये ब्रिक फिल्डर नॉर्वेस्टर तो सबको याद रहेगा, इसको एक दो बार कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। देखिए आप देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन महिला सुरक्षा अभियान किससे रिलेटेड है? आरपीएफ से रिलेटेड है। और अगर बोले मिशन ऑपरेशन आहट, आहट भी आरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया। ये माइक कैसा है? ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट अगर पूछे, ऑपरेशन आहट, तो ये भी इसी के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया था। इसमें जो है महिलाओं के आरक्षण को लेके जो सीट थी उस पे जो पुरुष बैठ जाते थे उसको पकड़ने का काम आरपीएफ जवान इस मिशन के तहत करते थे। और मिशन आहट यानी कि ऑपरेशन आहट जो है, जो प्लेटफॉर्म पे तस्करी यानी कि बच्चे जो होते हैं, भिक्षु जो होते हैं, उसको घर पहुंचाने या कुछ भी उसको मदद करने के मकसद से ऑपरेशन आहट चलाया गया था। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति कहां की यात्रा में गए थे? सेनेगल की यात्रा में कहां गए थे? सेनेगल की अगर राजधानी पूछे तो डकार है इसकी राजधानी, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और यहीं पे एम वेंकैया नायडू जी गए थे। अच्छा एक और क्वेश्चन, अभी राष्ट्रपति कौन है? अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये कितने नंबर की राष्ट्रपति है? 15वें नंबर की। कहां की है? ओडिशा की है। फर्स्ट कौन सी मतलब जनजातीय? जनजातीय महिला ये प्रथम बार बनी है, ये प्रथम बार बनी है। और अगर ऐसी महिलाएं में पूछे तो सेकेंड बार। ये किनका स्थान ली है? रामनाथ कोविंद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि विश्व का सबसे बड़ा पौधा कहाँ खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। ये पानी के अंदर ही पौधा पाया जाता है, इसका नाम अभी एग्जैक्ट नहीं बताया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में ही ये खोजा गया। तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व की बड़ा पौधा ऑस्ट्रेलिया में। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें आप देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कंट्री है और कॉन्टिनेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि हाल ही में हर घर दस्तक 2.0, ये किससे रिलेटेड है? कोविड-19 के टीकाकरण से। किसके से रिलेटेड है? कोविड-19 के टीकाकरण। जो पहले फेज चला था, फिर दूसरा फेज जो चला था, उसमें हर घर मतलब हर घर जाके आपको कोविड-19 का वैक्सीन दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप सिंगापुर बोल रहे हैं तो फिर से एक बार सर्च कीजिएगा, कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जहां तक हमको पता है पहले अमेरिका ही है, फिर चाइना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? दक्षिण कोरिया जीता है। कौन सी? दक्षिण कोरिया जीता है। किसको हरा के? मलेशिया को ये हराया है। और भारत ने इसमें कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता। किसको हरा के? किसको हराया? जापान को। देखिए भारत ने एशिया हॉकी कप में भारत ने जापान को हरा के कांस्य पदक जीता, और इसकी चैंपियन दक्षिण कोरिया किसको हराया है? मलेशिया को हराया है। तो ये ध्यान में रखना है। बिहार का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ बनेगा? बरौनी में। ये ध्यान रखना है, कहाँ पे ये बनाया गया है? बरौनी में। बिहार का पहला नैनो यूरिया प्लांट बरौनी में। इसके पहले, सबसे पहले अगर पूछे कि नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पे बनाया गया है? गुजरात। गुजरात के कलोल जिले में। गुजरात के कलोल जिले में अब जो है बरौनी में बनने की बात हुई है। इफ्को कंपनी जो है, इफ्को कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। इफ्को कंपनी की स्थापना 1967 में, और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में है। तो क्वेश्चंस अगर आपसे पूछेगा कि ये बरौनी में जो नैनो यूरिया प्लांट बनाया गया था किस कंपनी के द्वारा, तो इफ्को कंपनी है, और ये इसकी स्थापना 1967 में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और सबसे पहले पूछे तो गुजरात के कलोल जिला में। ये ऐसा प्लांट है कि जैसे यूरिया खेत में डालते हैं तो वो सॉलिड अवस्था में रहती है, सॉलिड अवस्था में। और यूरिया क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है। और ये जो नैनो यूरिया होगा ये लिक्विड फॉर्म में होगा। क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। ध्यान रखना है कि एक बोरा जो यूरिया होता है उसको कंपाइल करके एक छोटा सा बोतल जिसमें 600 ml रहेगा उसमें कंपाइल कर दिया जाएगा, और ये लिक्विड फॉर्म में होगा। तो जो आप यूरिया खेत में डालते हैं उसके बाद उसके जगह पे आप पानी में उसी लिक्विड को मिला के आप उसमें क्या कर सकते हैं? छिड़काव कर सकते हैं। इसी को लेके यूरिया प्लांट बनाया गया है, नैनो यूरिया प्लांट। नैनो मतलब छोटा, बड़ा चीज को छोटा करना, इसी को नैनो बोला गया है। नेक्स्ट देखिए, फिशिंग कैट का सर्वे कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में। चलिए इस पे डिस्कस कर ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इसी का मैप है। नेक्स्ट देखिए कि अगर आपसे पूछे कि भारत सरकार द्वारा कब तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को रिस्टोर करने की बात कही गई है, तो 2030 तक। 2030 तक भारत सरकार का 2047 तक क्या है लक्ष्य? ये ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना।
निर्भर, आत्मनिर्भर। अब देखिए उसके बाद अगर पूछे कि 2070 तक का टारगेट क्या है, 2070 तक जीरो कार्बन मुक्त बनाने का लक्ष्य है। अगर पूछेगा 2024 का लक्ष्य क्या है, हर घर को, मतलब हर भारत में हर आदमी को घर मुहैया करवाना, घर यानी कि आवास जो होता है ना, मुहैया करवाना। उसके बाद अगर पूछे हर घर जल रहने की भी इसी का टारगेट है, 2024 तक ही हर घर जल मुहैया करवाना भी 2024 तक का ही टारगेट है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2030 तक बंजर भूमि को रिस्टोर करना, 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना, 2070 तक जीरो कार्बन मुक्त होना, 2024 तक जो है हर घर जल, और सभी आदमी को घर, जिसको मतलब जो अभी मिट्टी के घर में रहता है उसको ये काम करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन है? सौरभ कुमार राय जी, कल का पीडीएफ डाल दिया जाएगा, पेशेंस रखिए, सब डाल दिया जाएगा, सब डाल दिया जाएगा। अभी जो क्लास चल रही है उसको देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, नेक्स्ट क्या है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल का स्कूल का नाम क्या होगा? पीएम श्री स्कूल। और ये कितना स्कूल बनेगा? 15,000। और किसके सिफारिश पे ये लाई गई थी? किसके सिफारिश पे? के कस्तूरी रंगन की समिति पे। चलिए, इसके पहले कौन सी एजुकेशन पॉलिसी चलती थी? 1946 का जो एजुकेशन पॉलिसी था उसी के तहत अभी तक हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आगे देखिए क्या है कि हाल ही में चींटी से भी छोटी रिमोट से चलने वाली दुनिया का सबसे छोटा रोबोट कौन बनाया है? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा ये काम किया गया है। और देखिए सबसे एक और बात है कि दुनिया का पहला होटल, दुनिया का अंतरिक्ष का होटल, दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? अमेरिकी कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी कंपनी के द्वारा। और कब तक लॉन्च की जाएगी? 2025 तक पहला होटल लॉन्च होगा, जिसमें 28 यानी कि 27 से 28 लोगों की वहां पे निवास होगा। स्पेस होटल स्पेस पे होगा। और दूसरा लॉन्च होगा 2027 तक, जिसमें 400 लोगों की रहने की पूरा व्यवस्था रहेगी। और ये जो होटल होगा व्हील आकार की, चक्का की आकार की होगी। और जितने भी एक 5 स्टार होटल या फिर ताज होटल में जो भी आपको मिलता है वहां पे रहने का, गेस्ट हाउस, जो वहां पे म्यूजिक सिस्टम है, वो सारा सिस्टम इस होटल में रहेगा। ये होटल ऐसा होटल होगा जो 2025 में दावा किया जा रहा है। और इस होटल में ऐसे फ्री में कोई नहीं जाएगा। इस होटल में अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है 36 करोड़ लगेगा जाने में। अगर आप 3 दिन की इस होटल की सैर करते हैं, 3 डेज, मात्र 3 डेज, तो आपको 36 करोड़ पे करना पड़ेगा। आने वाले कल में हो सकता है इसको कम भी किया जाए, क्योंकि 36 करोड़ कमाने में ही लग जाएगा, एक बार जी के मर जाएंगे। 36 करोड़, 36 करोड़ 3 दिन में खर्च करना, ठीक है? कि कोई लोग 36 करोड़ कमा के आराम से सोचेगा सोएंगे, 36 करोड़ जाके होटल में। तो और ये होटल का नाम होगा पायोनियर स्पेस स्टेशन, और एक का होटल का नाम होगा वाइजर स्पेस स्टेशन, ठीक है? और ये 2 होटल का नाम है, तो ध्यान रखना है। अमेरिकी कंपनी ये काम करेगा, देखिए करता है कि नहीं। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगर पूछे ये युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। एड्स दिवस अगर पूछे तो, पृथ्वी दिवस अगर पूछे तो कब? हाँ 22 अप्रैल। और अगर बिहार दिवस 22 मार्च को। उसके बाद विविधता 22 जून को। और अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। देखिए हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन अभी बने हैं? अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया बने हैं। और उसके बाद राजीव कुमार अभी क्या है? राजीव कुमार अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अभी जो ये राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था, इसमें ये पार्टिसिपेट यही इन्हीं के द्वारा निर्वाचित करवाया गया था। फिर देखिए जातीय जनगणना कहाँ पे हुई, हाल ही में जातीय जनगणना कहाँ पे हुई है, बिहार में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में आईएसए का नया सदस्य कौन बना है, हंगरी बना है। इसका नया सदस्य हंगरी बना है। और इसके पहले कौन सदस्य बना है, इसके पहले एंटीगुआ और बारबुडा, जो कि कहां पे है। चलिए अब देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन। ये राष्ट्रीय विरासत ये हाथी है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ है, राजगिरी में। राजगिरी और राजगीर दोनों एक ही है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी। और सिर्फ जैन धर्म के संस्थापक पूछे, सिर्फ संस्थापक पूछे कि संस्थापक इसके कौन है, तो ऋषभ देव जी। कौन है, ऋषभ देव। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी है। और एक बात याद ध्यान में रखना है कि जैन संगीतियां भी हुई थी, ठीक है। कहां कहां हुआ था, प्रथम जैन संगीति कहां हुआ था, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और सेकेंड कहां पे हुआ है, वल्लभी में। वल्लभी कहां पे है, गुजरात में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रथम पाटलिपुत्र में। और अगर पूछे 23वां तीर्थंकर कौन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और ये भी तो ऋषभ देव पहले थे, 23वें ये थे, कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और 24वें और सबसे लास्ट तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी जी थे। नेक्स्ट देखिए क्या है कि यहाँ पे वेल्स घास के मैदान कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे। अब देखिए अगर आपसे पूछेगा पंपास, पंपास अगर पूछे तो अर्जेंटीना हो जाएगा। और अगर कटिंगा पूछे तो कटिंगा, अगर कंपोस कटिंगा, कंपोस अगर पूछे तो कंपोस, ये दोनों पूछे तो ये हो जाएगा ब्राजील में, ये दोनों ब्राजील में है। और अगर पूछे लानोस, लानोस पूछे तो वेनेजुएला। अगर डाउन्स पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे घास के मैदान हैं, ये सबको ध्यान में रखिएगा। पंपास, ये ज्यादातर पंपास पूछेगा या फिर यही वेल्स पूछता है। आगे देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किन कौन कौन किए थे, चित्तरंजन और मोतीलाल नेहरू। अगर पूछेगा कि मोतीलाल नेहरू किस पार्टी से थे, तो उदारवादी पार्टी से ये भी थे और ये भी उदारवाद पार्टी से थे। जब विखंडन हो गया था, दोनों को हो गया था, तो उसके बाद जाके ये काम चला था। चलिए नेक्स्ट हम लोग कल क्लास करेंगे, ठीक है। और जो भी है याद कीजिएगा। और जो भी विंड बताए हैं, कट एंड ड्रॉ एक आता है, उस पर रिवीजन कीजिए, ठीक है। उस पर रिवीजन जब तक नहीं कीजिएगा नहीं होगा। कट पीडीएफ मिलता ही नहीं है, याद कैसे, याद यहीं पे करना है। उतना टाइम नहीं है कि याद करें। टाइम मत दीजिएगा तभी नहीं याद होगा। अरे पीडीएफ मिल जाए बोल तो, देखिए अभी सेव भी हम कर दिए हैं, तो फेल कैसे होगा। इसी नाम से सेव कर देता इसको अब तो हो गया होगा, अब यही आपको मिल जाएगा। अभी भी फेल कर गया है।
अरे हो गया होगा, हो गया होगा, दूसरे जगह गया होगा। मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए पीडीएफ आपको तो सब याद होगा, बुक भी तो खरीदे होंगे ना करंट वगैरह का, तो पीडीएफ तो बोले थे डाल देंगे, धीरे धीरे डाल देंगे सब। हाँ, कहाँ पे मिलेगा? हाँ, ऑफलाइन मिलेगा टेलीग्राम पे, और ऑनलाइन को ऐप पे। ऑनलाइन वाले को ऐप पे मिल जाएगी पीडीएफ, और ऑफलाइन वाले को टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ, अब फिर कल पढ़िएगा।